हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम फ्रिक्शन से नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। कल जो हमने छोड़ दिया था बीच में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं जल्द से जोश के साथ। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, डज द फोर्स और फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन सॉलिड सरफेस। क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सिर्फ सॉलिड सरफेस पर लगती है? वॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या जो ऑब्जेक्ट्स जो किसी लिक्विड सरफेस पे या फिर गैसेस में मूव कर रहे हैं या एयर में मूव कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है या नहीं लगती है? तो इसके बारे में आगे जानते हैं हम। जैसे भी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम हवा में या पानी में मूव करवाते हैं तो उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। जैसे जो हमारे प्लेन्स हैं, प्लेन्स जब एयर में ट्रेवल करते हैं तो उनको भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है। इसलिए उनकी शेप जो है हमारे को एरोडायनेमिक बनानी पड़ती है। एरोडायनेमिक शेप मतलब जैसे किसी बर्ड की शेप हो, कुछ इस तरह से, ताकि वो एयर के रेजिस्टेंस यानी कि हवा को काट सके और आगे मूव कर सके। और जो हमारे पास कोई भी शिप वगैरह या बोट वगैरह जो वाटर पर मूव करती हैं उनकी शेप भी हमारे को एक बायंड शेप या फिर ऐसी शेप बनानी पड़ती है जो कि वाटर को काट के आगे चल सके। क्योंकि हवा में जब प्लेन मूव करता है तो हवा उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में मूव करता है तो वाटर भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। इसलिए उनकी शेप्स जो हैं या फिर जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं उनकी जो शेप्स हैं वो कैसी बनाई जाती है? स्पेसिफिक बनाई जाती है, ताकि उनके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम लगे और एनर्जी का कम से कम वेस्ट हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, इसको हम स्टडी करते हैं। चलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर आर फोर्सेस हुज इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ऐसी फोर्सेस जिनका एक्सपीरियंस हम बिना कॉन्टैक्ट के, बिना जबकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो तब भी वो ऑब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करें, उस फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इन्हीं फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। जब हम देखते हैं कि सपोज करो एक मैग्नेट, ये बार मैग्नेट ले लेंगे, इसका ये नॉर्थ पोल है, और दूसरी मैग्नेट एक और है बार मैग्नेट, उसका ये साउथ पोल है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी कॉन्टैक्ट या कोई भी टच नहीं है, फिजिकल टच नहीं है, पर फिर भी हम देखते हैं अपने लाइव डेली एग्जांपल्स में कि ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ये वाली मैग्नेट इसको मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी और ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। ये डिपेंड करता है कि उनके पोल्स किस पोजीशन पर है। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हमारे को पता है जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यही सब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। और इन्हीं के बीच में जो फोर्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में जो हमारे पास अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी ओर पुल कर रही हैं, और जो रिपल्शन है उसको हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो अट्रैक्शन एक कैसी है? पुलिंग फोर्स है, और रिपल्शन जो है एक पुशिंग फोर्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये एक इसका एक हमारे को एक्टिविटी दी हुई है। जब हमारे पास एक राउंड मैग्नेट जो है, रिंग मैग्नेट्स है, उसको हम एक वुडन ब्लॉक के अंदर फिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट को, ये जो हमारे पास मैग्नेट है सेकंड मैग्नेट, अगर इसको हम ऐसे डालते हैं तो देखते हैं कि ये इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। जब इसको पलटकर हम दूसरी फेस से डाल देंगे तो हम देखेंगे कि एक दूसरे को क्या कर दिया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, और ये एक के साथ दूसरे अट्रैक्ट होकर चिपक गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई मैग्नेट जो है कोई किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है या फिर कोई थर्ड मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि मैग्नेट जो है कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखती किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और ये सर्टेन डिस्टेंस से अपनी ओर अट्रैक्ट या रेपल कर सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी दूसरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो बिना कॉन्टैक्ट करे भी अपना इफेक्ट दिखा सकती है। तो इसके लिए हमारे को एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए प्लास्टिक का, और हमारे पास थोड़े पीसेस ऑफ पेपर होने चाहिए। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम अपने जो स्केल है इसको किसी क्लॉथ के ऊपर या कपड़े के ऊपर रब करेंगे, या हम जैसे हम अपने क्लास में भी करते हैं, इसको अपने हेड के ऊपर, हेयर्स के ऊपर रब करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये स्केल की तरफ क्या होने लग गए हैं, अट्रैक्ट होने लग गए हैं। तो ये क्यों हुआ, इसको हम जानेंगे। हम इसमें कौन सी फोर्स लगी है, इसको भी हम जानते हैं कि कौन सी फोर्स होती है। तो हम बोलते हैं कि ये वाली जो फोर्स है ये एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। When two objects of certain materials are rubbed together, electrical charges build up on their surfaces. These charges are called static charges. As they do not move by themselves, the object that acquires the static charges is said to be charged object. जब किसी दो सब्जेक्ट मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब किया जाता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बिल्टअप हो जाता है, जिनकी वजह से जो है ये दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस को, अब ये चार्ज जो है आ गया इनके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज, अब ये चार्ज मूव नहीं होता, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज को एक्वायर कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। A charged object attracts that it exerts a force on uncharged object made of certain materials such as small pieces of paper. This force comes into play even when the bodies are not in contact. A charged object कैसा होता है कि वो uncharged objects को, जो कि किसी दूसरे certain material से बना होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करता है। और ये फोर्स कब काम पे आती है, जबकि बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होती। इसका एक और एक्टिविटी भी हम देखते हैं कि क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी 5.7 में हम क्या करेंगे, दो इन्फ्लेटेड बैलून्स ले लेंगे। इन बैलून्स में हम क्या करेंगे, एयर को फिल कर देंगे। एक बैलून ये हो गया और एक बैलून ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन बैलून्स को हम क्या करेंगे, किसी वुलन क्लॉथ से रब कर देंगे। क्या कर देंगे, इस बैलून को वुलन क्लॉथ से रब कर दिया और इस बैलून को भी वुलन क्लॉथ से कपड़े से रब कर दिया। तो कुछ टाइम बाद हमने देखा, जैसे ही हमने अपना वुलन क्लॉथ हटाया, कि ये एक बैलून जो है दूसरे बैलून को क्या कर रहा है, रेपल कर रहा है। क्या कर रहा है, रेपल करना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वुलन क्लॉथ था उसने क्या करा, सेम चार्ज इसी बैलून पर लगा दिया और सेम चार्ज इसी बैलून पर दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेम चार्ज आने की वजह से इनमें रिपल्शन क्रिएट हो गया। हमारे को पता है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो रेपल करते हैं, ऐसे ही सेम चार्जेस भी आपस में रेपल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रेपल करेगा और नेगेटिव चार्ज को रेपल करेगा। अगर हम इन बलून को किसी को दूसरे कपड़े से रब कर दे, सपोज करो इसको वुलन कपड़े से या क्लॉथ से रब कर दे और इसको किसी सिल्क क्लॉथ से रब कर दे, अब इनमें चार्जेस अलग अलग डेवलप हो गए। तो हम देखेंगे कि ये दो बैलून्स जो है आपस में एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। समझ में आया सबको? चलिए, आशा है सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब इसी टॉपिक में दिया हुआ है और इन्हीं चार्जेस की वजह से क्या आते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है।
द फोर्स exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force. It is a non-contact force. जब भी कोई फोर्स एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के ऊपर लगाती है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये किस टाइप की फोर्स है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इन्हीं चार्ज की मूवमेंट की वजह से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज मूव होते हैं उसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इसी वजह से जो है लैंप को क्या मिलती है? लैंप जलना शुरू हो जाती है और या फिर ये अपना हीटिंग या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की फोर्स पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी टाइप की फोर्स होती है, ऐसी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है और अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स के अंदर जो है अट्रैक्शन होता है। इसके एग्जांपल, सपोज करो हमने कोई बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो वो नीचे आना शुरू हो गई, और किसी ट्री के ऊपर कोई भी फ्रूट लगा हुआ है और वो धीरे जब टूटता है तो वो नीचे आ जाता है, वो स्काई में या आसमान में नहीं जाता। तो ये किस वजह से है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, और जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सिंस ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट्स या पुल्स टुवर्ड्स देम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की टुवर्ड गिरता है, मतलब अर्थ की तरफ गिरता है, तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपल ग्रेविटी भी बोलते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। हम मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। और जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स विदाउट द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिना किसी कॉन्टैक्ट के अप्लाई होती है या एक्ट होती है, इसी वजह से ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन बी एदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके अंदर कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, क्योंकि मैग्नेट्स में हम देखते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में भी हम देखते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन। और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें सिर्फ क्या होता है? इसमें सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है। और पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। यू माइट हैव नोटिस्ड that when an object is dropped from a height it takes a straight vertical path downwards before touching the ground। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वर्टिकली डिस्टेंस या फिर पाथ को ट्रेवल करता है, ना कि वो किसी जिगजैग वे में ट्रेवल करता है। वो सीधा डायरेक्शन में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, when an object is thrown vertically upward the object moves up straight, slows down, stops and momentarily at the top then take a straight vertical path downwards। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सपोज करो ये जो गर्ल है इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रही है, तब भी ये स्ट्रेट पाथ में जाएगा। ये बॉल स्ट्रेट पाथ में जाएगी, यहाँ पर ये स्ट्रेट पाथ में गई और ये यहाँ पर इसने अपनी वेलोसिटी या फिर अपनी स्पीड को धीरे किया और एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर रुक गई, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकी हो, फिर उसके बाद दोबारा से ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए उसी स्पीड से वापस आना शुरू करती
है, तब भी ये अपना पाथ कैसा लेगी, एक स्ट्रेट वर्टिकल पाथ ही लेगी। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोशन भी बोलते हैं। वाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग till the object comes to a stop, its direction of motion changes, and while coming down to the speed on increasing, we say that the object undergoes a vertical motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल मोशन करता है, या तो ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, तो उसकी स्पीड में क्या आता है, चेंज आना शुरू होता है। और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे होगी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और वहां पर वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी और धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगी, और उसका मोशन फिर दोबारा से एक स्ट्रेट पाथ में होगा। और ये स्ट्रेट पाथ में किस वजह से होता है, ये स्ट्रेट पाथ में इस क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे वेट क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हमारे पास ये एक जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स, क्या जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इसके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से जो है ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलता है। द वेट मेजर हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। तो वेट क्या बताता है, वेट बताता है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल हो रहा है। सिंस वेट इज अ फोर्स इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ अ फोर्स। क्योंकि वेट एक टाइप की फोर्स है जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी लगा रहा है उस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी वजह से ये भी एक फोर्स है। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन्स होती है। आगे जानते हैं हम वेट के बारे में। और अब जो हमारे पास क्वेश्चन था कि लेट अस नो कि अर्थ जो है कि हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या पुल करता है या नहीं करता है। तो अब इस एक्टिविटी से जानेंगे, एक्टिविटी 5.9। एक्टिविटी 5.9, टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस सच एज द पेंसिल बॉक्स, अ टिफिन बॉक्स एंड अ स्मॉल स्टोन। हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लेंगे और उसके साथ हम क्या लेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे जिनके मास अलग अलग होता है, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, या फिर एक छोटा स्टोन क्यों ना हो गया। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल, फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व द स्प्रिंग। हम एक जो हमारा स्प्रिंग है उसका एक एंड को किसी नेल के साथ हम फिक्स कर लेंगे, और जो दूसरा एंड है उसको हम जो है अपने ऑब्जेक्ट या पेंसिल बॉक्स या टिफिन बॉक्स या स्मॉल स्टोन के साथ टाई अप कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे पेंसिल बॉक्स का वेट जो है सबसे लाइट होता है, मतलब उसके अंदर सबसे कम मास होता है, तो वो कम अट्रैक्ट मतलब कम खुलेगा, और जो हमारे पास लंच बॉक्स है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा स्प्रिंग को, और जो हमारे पास स्टोन है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो वो स्प्रिंग को ज़्यादा अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा अर्थ की तरफ। इसके बारे में और जानते हैं हम। When an object is hung from a spring, the spring stretches due to the force applied on the object by the earth। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्प्रिंग के थ्रू हैंग करते हैं तो क्या होता है, वो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं, इसी वजह से उनका वेट भी अलग अलग होता है। और स्प्रिंग की हेल्प से ही हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। A spring balance is a simple device used to measure weight force. It consists of a spring fixed at one end with a hook attached at the another end। जैसे स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है,
एक हुक होता है जिसको हम अटैच कर लेते हैं और दूसरे हुक से जो दूसरा एंड होता है स्प्रिंग का उससे अपने ऑब्जेक्ट को टाई कर लेते हैं। When we hang an object from the hook, the spring stretches and the amount of stretching gives the weight of the object। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हुक से जो स्प्रिंग बैलेंस है हमारा उसके टाई अप कर देंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा अर्थ की तरफ, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वेट जो है धरती की तरफ या फिर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। और जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके अंदर मार्किंग बनी हुई होती है जो कि न्यूटन्स में और ग्राम्स में होती है, जिससे हमारे को पता चलता है कि जो हमारे पास बॉडी है उसका मास कितना है और वो कितने वेट से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो कि वेट क्योंकि एक फोर्स है और मास एक क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास होता है कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है उसको हम मास बोलते हैं। इसकी यूनिट ग्राम्स होती है, ठीक है। और अगर इस हमारे पास हैवी क्वांटिटी का मास है तो उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, जबकि जो वेट होता है वो एक क्या है, एक फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे को बताया गया कि हम स्प्रिंग बैलेंस से कैसे अपना जो है वेट को मेजर कर सकते हैं। ये देखिए ये फिगर होती है, ये होता है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस। इसमें एक तरफ ग्राम्स है जो कि मास को बताएगा, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास न्यूटन्स में रीडिंग्स है जो कि हमारे को वेट बताएगी। ये ग्राम्स में बताएगा यानी कि मास को बताएगा और न्यूटन्स वाली रीडिंग हमारे को वेट बताएगी कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, ठीक है। अलग अलग स्प्रिंग बैलेंसेस में अलग अलग जो है डिविजन्स होते हैं और अलग अलग क्वांटिटी में ये जो है हमारे को वेट को मेजर कर सकता है। अब ये एक्टिविटी स्प्रिंग बैलेंस की एक्टिविटी है, इसमें हम देखेंगे कैसे जो है स्प्रिंग बैलेंस, ये देखिए ये किसका हुक को हमने किसी नेल के ऊपर टाई कर दिया और दूसरे हुक को हमने अपने ऑब्जेक्ट के साथ टाई कर दिया। अब ये इसका इधर न्यूटन्स में वेट बताएगा और इधर ग्राम्स में इसका मास बताएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे मास को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज वी हैव लर्न्ड अर्लियर, अच्छा एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या बता सकता है, वेट बता सकता है। और जो हमारे पास बीम बैलेंस होगा तो आपने देखा होगा कि जो तराजू होता है इस टाइप का, जिसमें यहाँ पर भी वेट लग जाता है और यहाँ पर भी एक वेट होता है और यहाँ पर बीच में एक पॉइंटर होता है जो बताता है कि वेट किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। एक तरफ हम अपना ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और दूसरी ओर अपने वेट्स यानी कि 1 kg 2 kg इनको यूज़ करके हम मास को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, बीम बैलेंस बोलते हैं। बीम बैलेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताता है और स्प्रिंग बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वेट और मास दोनों बता सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम बैलेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड अ मास, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसका वो वेट बनता है, और जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन होती है वो उसका मास बनता है कि कितनी क्वांटिटी से ये मटेरियल या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। मास कहीं भी जाए, किसी भी प्लैनेट पे जाए, चाहे अर्थ पे रहें या वीनस पे जाएं, जुपिटर पे जाएंगे, मास हमेशा सेम रहेगा। मास अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का बना हुआ है तो वो अगर उसको मून पर भी लेके जाएंगे तो उसका मास वहाँ पर भी 1 kg ही रहेगा। अगर उसको हम जुपिटर पर लेके जाएं या वीनस पर लेके जाएं, चाहे सन पर लेके जाएं, उसका मास वहाँ पर भी 1 kg ही रहेगा। जबकि वेट जो है, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसी वजह से वेट में चेंज आ जाता है। किसी का वेट किसी प्लैनेट पर कुछ होगा तो दूसरे प्लैनेट पर कुछ और होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स
कितनी होती है। ये सब इस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम। In everyday life, particularly for the goods we commonly use, we are more interested in the amount of matter in a object. जितने भी हम अपने एवरीडे लाइफ में गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हमारे को ये इच्छा होती है कि इसके अंदर कितना मैटर या मास है, ना कि हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने फोर्स से अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड that the weight of the wheat bag is 10 kg, but in scientific use this is not correct. It is important to use the correct terms with their correct units, even if everyday language is more casual. हम जो है अपनी जो आम भाषा है उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका वेट 10 kg है, जबकि वो वेट नहीं होता, वो उसका मास होता है। अगर हम किसी पर्सन का अगर वेट हम बोलते हैं कि इसका वेट 50 kgs है या 60 kgs है, तो उसका ये वेट नहीं होता, वो उसका मास होता है। हम गलत यूज़ करते हैं और हमारे को एवरीडे लैंग्वेजेस में उसको सही यूज़ करना चाहिए। वो उसका मास होता है, ना कि उसका वेट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्या होता है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा कि फ्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं। फ्लोटिंग ये चीज़ होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में उसके अंदर इमर्स नहीं होता पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं, वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है। और सिंकिंग का मतलब जब वो पूरी अच्छी तरह डूब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे को यहाँ पर एक बकेट दिया हुआ है, इस बकेट में हमने एक प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी, और बोतल इस बकेट के हमने पूरा इसको फिल किया हुआ है वाटर से। जब हम इस बोतल को डिप करने की सोचेंगे अंदर, तो ये अंदर डिप नहीं होती, हमारे को एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो कि इस बोतल को नीचे डूबने नहीं देती, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। और इसी पुश को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं। जितने भी लिक्विड्स हैं सब कुछ ना कुछ बॉयंट फोर्स लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होती है बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट की। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाती है किसी लिक्विड के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं। When an object is placed in a liquid, the gravitational force due to the earth acts on it downward, but a buoyant force is applied on it by a liquid in the upward direction. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं, यानी कि डालते हैं, तो उसकी वेट की वजह से उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है, और जो ये हमारे पास लिक्विड है ये इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो मैंने आपको बताया बायंट फोर्स लगाता है। ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी बायंट फोर्स से, अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा बायंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और अगर हमारे पास अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी किससे, डाउनवर्ड फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। यही सब इसमें दिया हुआ है। तो कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है बायंट फोर्स के ऊपर। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द बायंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है। ठीक है, डेंसिटी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। और इसको किसने डिस्कवर किया था बायंट फोर्स को, आर्किमिडीज थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि ऑब्जेक्ट को अगर फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो उसके जो है एक अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जो कि कितना होता है, इक्वल टू होता है उसके वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ठीक है,
इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड का जो वेट है वो डिस्प्लेस जो हुआ है ऑब्जेक्ट के द्वारा, अगर वो कम होगा किसी ऑब्जेक्ट के वेट से, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। जबकि अगर वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल, तो वो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे कई स्टोन्स होते हैं, हमने सुना भी होगा, जैसे राम सेतु या फिर राम पत्थर जो है, उसमें क्या होता था, वो उनके अंदर प्यूमाइस रॉक से बने होते थे। ये ऐसे प्यूमाइस रॉक है जो वाटर में तैरते हैं, ये सिंक या फिर डूबते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि एयर को क्या करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर गैस ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से लाइटर हो जाते हैं और ये जो है लिक्विड में ऊपर तैरते हैं। प्यूमाइस स्टोन इसका एक एग्जांपल है। तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है आपको सबको ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मस्कुलर फोर्स किस टाइप की फोर्स है, कहाँ पर लग रही है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन, क्या क्रिकेट बॉल अपने आप स्टॉप हो रही है कि ये मस्कुलर फोर्स है? नहीं। अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, यस, चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग क्या है, एक टाइप की मस्कुलर फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप की फोर्स है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अ कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था, अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है? अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द बलून रब्ड ऑन अ वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जब भी हम किसी बलून को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। अब ये पूछ रहे हैं ट्रू और फॉल्स। अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है, ये ट्रू है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमारे को डायरेक्शन या फिर स्पीड को चेंज करना है तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। फ्रिक्शन की वजह से क्या स्पीड जो है बॉल की, जो कि ग्राउंड पर रोल हो रही है, क्या वो बढ़ती है या घटती है? तो इसमें इन्होंने दिया हुआ इंक्रीजेस। ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन किसी भी बॉल की स्पीड को डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। किसी भी जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में क्या कोई फोर्स होती है? नहीं होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब भी कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होती है। उसके बाद टू बलून्स रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ आर ब्रॉट नियरर ईच अदर, व्हाट वुड हैपन एंड व्हाई। ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। जब भी हम दो बलून्स को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, तो एक दूसरे को वो रेपेल करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया है, उनके बीच में सेम टाइप का चार्ज आ गया, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों एक्वायर कर लेते हैं। When you drop a coin in a glass of water, it sinks, but when you place a bigger wooden block in water, it floats. Explain. जब भी हम किसी कॉइन को किसी भी बकेट के अंदर या वो करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो सिंक कर जाता है, वो नीचे आ जाता है। जबकि कोई वुडन ब्लॉक है तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉइन जो है वो क्या होता है, कम होता है, और इसका जो वेट है वो
ज़्यादा होता है, इस वजह से ये सिंक कर लेता है। जबकि जो वुडन ब्लॉक है वो इतना वाटर को जो है वॉल्यूम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इस वजह से वो क्या करता है, वो फ्लोट करता रहता है। चलो बेटा अब शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट स्लोज डाउन, स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन फॉल बैक्स टू द ग्राउंड। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। नंबर 1 दे रखा है हमारे को, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब बॉल अपवर्ड मूव करेगी तो उसके ऊपर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी, जो कि इसके मोशन को ऊपर जाने के लिए से मतलब ऊपर जाने से इसको रोकेगी। ठीक है, और इसकी स्पीड को क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, और जब लास्ट में एक पॉइंट आएगा जहां पर ये बॉल जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सेकंड, ड्यूरिंग इट डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इसके ऊपर जो है ग्रेविटी लगेगी, पर अब ग्रेविटी कहां पर लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और इसके मोशन में इसकी स्पीड में इंक्रीज करती रहेगी, इसको एक्सेलरेट करती रहेगी। थर्ड, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, जब बॉडी या फिर बॉल जो है टॉप मोस्ट पोजिशन पर चल जाती है तब वहां पर इसका मोशन रुक जाता है, यानी कि ये वहां पर जाकर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी टॉप मोस्ट पोजिशन पर, और फिर ये जो है इसके ऊपर ग्रेविटी का ही असर होगा जो इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगी। ये बॉल थी हमारी, इसको हमने अपवर्ड मूव किया, ये यहां पर पहुंची, इसका यहां पर मोशन रुक गया, अब ये दोबारा से जो है डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगी, और जितनी इसकी स्पीड यहां इस पॉइंट पर थी उतनी ही दोबारा जब ये ऊपर से नीचे आएगी उतनी ही यहां पर भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is released from the point A and moves along an inclined plane, then along a horizontal surface as shown in figure. It comes to a stop at point A on the horizontal surface. Think of a way so that when the ball is released from the same point P, it stops before point A and after crossing point A. The point A. मतलब ये कह रहा है कि एक बॉल को हमने रिलीज किया एक इंक्लाइंड प्लेन पर, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर आई। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे को इसको रोकना है पॉइंट ए से पहले, मतलब पॉइंट ए से पहले अगर इसको रोकना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका सरफेस हमारे को क्या कैसा बनाना पड़ेगा, इसका सरफेस हमारे को रफ बनाना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर पॉइंट ए से पहले रुक जाएगी। और पॉइंट ए के बाद जब इसका मोशन चलता रहेगा, यहाँ पर ये ऐसे स्लिप होती हुई आई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड बन गई और ये ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी, और पॉइंट ए के बाद जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ती रहेगी इसका मोशन रुक जाएगा और ये यहाँ पर थोड़े से सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास जो मोशन था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 7th पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछते हैं, वाई डू वी समटाइम्स स्लीप ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश फॉर एक्सप्लेन। क्योंकि हमारे को पता है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होते हैं जैसे आइस हो गया, पॉलिश फ्लोर्स हो गए या फिर वेट सरफेस हो गए, इनके ऊपर हमारे जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो लॉक नहीं हो पाती हैं, जिससे स्मूथ सरफेस की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। जब फ्रिक्शन कम होगी तो बॉडी के अंदर मोशन रहेगा और ये जो है बॉडी स्लिप कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी एक ही स्पीड से चलती रहती है। अगर ये बॉडी है, अगर वो एक ही स्पीड से सेम स्पीड से चलती रहती है, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब हम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिससे इसकी स्पीड बढ़ रही है, जिससे स्पीड बढ़ने को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और स्पीड घटने को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ रही है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून्स
becomes 1/6 of the weight of the earth. What caused this change? Thus the mass of the object also become 1/6 of the mass of its mass on the earth. हमारे को पता है मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, 1/6 है। 1/6 है, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर जो मास जो है, सपोज करो कोई 10 kg का पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ पर भी 10 kg का है तो मून पर भी 10 kg का होगा, क्योंकि हमारे को पता है कि मास में कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है तो वेट में आता है। वेट डिपेंड करता है उस प्लेनेट या उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अब हमारे को पता है अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 6 टाइम्स है मून्स की, तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 हो जाएगी अर्थ की। इस वजह से उसका वेट जो है वहाँ पर 1/6 हो जाएगा। और मास जो है हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 3 objects 1, 2, 3 are of the same size and shape but made of different materials and are placed in the water. They dip to the different depths as shown in the figure 5.17. If the weight of the 3 objects 1, 2 and 3 are W1, W2 and W3, then हमारे को ऑप्शन चूज करना है। W1 क्या होगा, W1 इक्वल्स टू 1, W2 इक्वल्स टू W3, सेकेंड W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, थर्ड W2 ग्रेटर देन W3 W1, फोर्थ W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है हमारे को, कि बॉडी यहाँ पर पूरी की पूरी इमर्स हो चुकी है इस लिक्विड के अंदर, और यहाँ पर ये हाफ इमर्स हुई है, यहाँ पर ये आधे से ज़्यादा फ्लोट कर रही है, और बाकी इतना सा पार्ट जो है इसका इमर्स हुआ है। तो हमारे को यहाँ दिख रहा है कि इसका बॉडी का वेट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि W1 का वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू W2 एज कम्पेयर टू W3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, W1 इज ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट इसने डिस्प्लेस किया होगा मतलब इसका वेट उससे ज़्यादा होगा। जितना लिक्विड से डिस्प्लेस करने से अगर हमारा वेट ज़्यादा होता है, वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रही है ये बॉडी, अगर वो कम है और बॉडी का वेट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिप होगी। अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो ज़्यादा है और बॉडी का वेट कम है तो ये फ्लोट करेगी, यानी कि W3 फ्लोट करेगी, W1 डिप करेगी, और W2 का मतलब जितना उसने वेट वो किया उतना ही उसने वेट जो पानी का डिस्प्लेस किया और उतना ही वेट उसका है, इसलिए वो जो है हाफ सबमर्ज है और हाफ फ्लोट कर रही है। तो आज के लिए सबका धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। कल आएंगे फिर दोबारा से।